बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसमें सिलेक्टर एनालिसिस में हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वाला चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट तक हमें वो कॉन्सेप्ट पता चल गया। मतलब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को डेप्थ में हमने अंडरस्टैंड किया, फिर उन कर्व्स के अलावा यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फिर उन सर्फेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर, फिर ऑर्थोगोनल को भी हमने डीपली अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये हमने ऑर्थोगोनल ही बनाया है, मतलब ये ऑर्थोगोनल बनाया। ये क्या है, U1 कर्व है, ये U2 कर्व है, ये U3 कर्व है, ठीक है। इसके ऊपर ये टेंजेंट, जैसे ये क्या है जी, E1 टेंजेंट है यूनिट वेक्टर, ये कौन सा है, ये E2 यूनिट वेक्टर, इसी कर्व के ऊपर ये क्या है, E3 टेंजेंट यूनिट वेक्टर है, ठीक। U1 के सामने जो सरफेस होती है वो क्या होती है, U1 सरफेस इज इक्वल टू C1, ठीक है। ये होती है U2 के सामने क्या है, U2 इज इक्वल टू C2, मतलब U3 के सामने U3 इज इक्वल टू C3, ठीक है। अब हमें अभी जो हमें जो आर्टिकल डिस्कस करना है, जो कुछ फर्दर टर्म्स डिस्कस करनी है, सीखनी होगी है आर्क लेंथ। अब जैसे आर्क लेंथ से मतलब जैसे यूं कि कोई कर्व है, जैसे सपोज कि अभी इसको भी छोड़ें, जैसे ये आर्क है, उसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ठीक है। अब चूंकि ये अलग अलग है, यानी ये जो 3 ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में ये तीनों भी तो यहाँ पे कर्व है ना, ठीक है। अब वो अच्छा, आर्क लेंथ को कैलकुलस में हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, ऐसे आर्क लेंथ को ऐसे। आर्क लेंथ ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ, ये क्या है, डिफरेंशियल लेंथ Yes, ऑफ sir. आर्क लेंथ, और इसको आर्क लेंथ एलिमेंट भी कह सकते हैं, ठीक। तो ये क्या है, आर्क लेंथ एलिमेंट का स्केयर। वैसे मतलब वैसे क्या है, डिफरेंशियल ऑफ आर्क लेंथ। आर्क लेंथ को मैथमेटिशियन जो अक्सर जो है ना एस से डिनोट करते हैं, वो वेक्टर एनालिसिस में फिर एस से। तो आर्क लेंथ एलिमेंट का मतलब बेसिकली ये होगा, ये फिर ये आर्क लेंथ एलिमेंट का स्केयर है, तो हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। जिसका फार्मूला क्या होता है, ये जो डी एस का स्केयर का फार्मूला होता है डी आर डॉट डी आर, डी आर डॉट डी आर, और होता है ये वेक्टर, ये ठीक है। और ये फिर मतलब ये वेक्टर नहीं रहता, चलो। अब ये मतलब फिर बेसिकली ये आर्गुमेंट एलिमेंट का स्केयर है, ठीक। आर्गुमेंट के डिफरेंशियल का स्केयर है, फिर इसका रूट करेंगे तो ये आएगा, फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली तब ऐसा आएगा। वो अलग वो बात की वर्किंग है। हमें आर्गुमेंट एलिमेंट का स्केयर फाइंड करके फर्दर कह देंगे इसका रूट लेके ये आर्गुमेंट एलिमेंट बन जाएगा। अब ये जो डी एस के स्केयर का फॉर्मूला याद है, डी आर डॉट डी आर। अब डी आर यहाँ पे क्या है, जैसे कौन सा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर, रिकॉर्डिंग लगा दी, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में हमें पता है जो सा आर जो होता है वो क्या होता है, ठीक। इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वही नो, ठीक, वही नो, चलो पहले लिख लेते हैं, वही नो, ठीक। इन ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट जो सा होता है, आर वेक्टर जो होता है वो एक किस्म का U1 पे, U2 पे, U3 पे डिपेंड कर रहा होता है। इस तरह का क्वेश्चन में हमें मिलेगा, ठीक। यानी उसमें वो एक्स वाई जेड की जगह हमें ये नज़र आ रहे होंगे कि उसकी वो जो सी बैटरी डेड होने वाली, ये मैं जस्ट लगा रहा हूँ, पहले लगा हुआ था, अभी निकल गई था जी, ऐसा ना जी, थोड़ा सा जी, देखिए हो गया। अब इसकी हमें क्या करेंगे, जो आर वेक्टर है वो किस पे, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, U1 पे, U2 पे, U3 पे। ये कैलकुलस में हमने सीखा हुआ है कि जब कोई एक फंक्शन जो है वो कोई ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है तो उसके पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो हम फाइंड कर सकते होते हैं। कैसे, बाकी देखें ये जो है ना आर, बेसिकली ये भी नाम है, ये सिर्फ छोड़ा कि इन पे डिपेंड करता है। यहाँ से जो डी आर बन जाएगा, डी आर होगा, इसकी आर की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, सॉरी आर की U1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, साथ क्या आएगा डी आर, साथ क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ, ठीक हो गया। मतलब वो जिसकी Yes, sir. रिस्पेक्ट डेरिवेशन है उसका डिफरेंस, इधर पार्शियल डेरिवेशन और इधर उसका डिफरेंशियल। क्या हुआ, ये क्या कोई घर की मतलब वहां से कोई देखें माइक आप ऑफ करें, यहाँ पे देखें आर की U2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, U2 की रिस्पेक्ट से साथ क्या आएगा U2 का डिफरेंशियल। ये असल में कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। आपने सीखा ना कि फंक्शन अगर एक्स और वाई पे डिपेंड करता है, उसकी फंक्शन की एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन साथ जाएगा डी ऑफ एक्स, डिफरेंशियल ऑफ एक्स। वाई पे साथ अगर वाई पे डिपेंड कर रहा है, वाई की रिस्पेक्ट डेरिवेशन इस तरह जितनों पे डिपेंड कर रहा है। अब U1 पे, U2 U3 पे डिपेंड कर रहा है, जैसे U2, अब इस तरह जितनों पे डिपेंड, R3 पे भी डिपेंड, U3 पे भी डिपेंड कर रहा है ना, Yes, sir. ठीक है। ये अब जितने भी आगे ज्यादा होते हैं, ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। फंक्शन का नाम आर है ना, वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में नाम है, जो है ही वेक्टर। चलिए ये हो गया। अब ds का फार्मूला, जैसे चूंकि हमें वो फाइंड करना ds, देखिए ds किसके इक्वल होता है, देखिए
ds होता है, अभी भी जब आपको फार्मूला बताया वही नो, हमें वो फाइंड करना है आर्क लेंथ, एरिया, मतलब आर्क लेंथ एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, तीनों के साथ है वो। अब आर्क लेंथ एलिमेंट का मतलब ये बाकी चलो उसका स्केयर कर लेंगे फिर बाद में रूट फाइंड, क्योंकि स्केयर के फार्मूले का हमें पता होता है। इज इक्वल टू क्या होगा, dr डॉट क्या आएगा, ये क्या माइक का ये dr, अब dr को dr के साथ डॉट करते हैं, ठीक। अब अभी उसकी वो वैल्यू भी पुट करते हैं यहाँ पे, ये इसकी वैल्यू, ये आपको कुछ याद है कि जो E1 होता है, जो E1 यूनिट वेक्टर है उसका क्या होता है, देखें यहाँ पे जैसे ये इधर एक मैं लिख देता हूँ, E1 किसकी इक्वल होता है, देखें ये E1 होता है R की U1 की रेस्पेक्ट डेरिवेशन, इधर R की U1 की रेस्पेक्ट डेरिवेशन, और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ये H1 लिखा है, मतलब उसका बेसिकली ऊपर वाले का मैग्नीट्यूड लेकिन उसको बताया मैं H1 का नाम, उसकी मैग्नीट्यूड को H2 का नाम देते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड को H3 का नाम। दादा ये ऊपर वाला वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, दादा ऊपर वाला जो वेक्टर है इन दोनों के प्रोडक्ट की इक्वल होगा। दादा इस तरह से इन सब की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, दादा यहां से इस वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी, क्या बन जाएगी, H1E1, यस सर, अगर वो E1 को आगे लिख देंगे ये बन जाएगा H1 डिफरेंशियल ऑफ U1 E1, क्योंकि वेक्टर को जरा एंड पे लिखना होता है क्योंकि स्केलर वेरिएबल से यहां पे भी इस तरह इस वेक्टर की वैल्यू बन जाएगी H2 ये डिफरेंशियल ऑफ U2, और E2 के दरमियान में लिखने की बजाय यहां पे लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह यहां पे बन जाएगा H3 और साथ क्या आएगा डिफरेंशियल ऑफ U3 और साथ क्या बन जाएगा, बात क्लियर होगी, क्लियर। जी सर। अब हम यहां पे आते हैं, ये जो अभी ds की बात करी है तो ये ds की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक। जी ये देखें, अब इस पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देखें ये ds का स्क्वायर देखें इज इक्वल टू, यहाँ पे ये दोनों और डॉट हो रहे हैं, देखें दोनों dr आपस में डॉट हो रहे हैं, तो एक मैं नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ डॉट लिख के, ठीक है, ऐसे वो नीचे लिख देते हैं, ठीक है। वैसे कट एक लाइन में लिखेंगे तब जरा ज्यादा क्लियर होगा, इधर से जगह बना रहे हैं, इधर सामने सामने लिखेंगे ज्यादा इजी होगा, आपको समझ ज्यादा आएगा। एक ही लाइन में क्वेश्चन करता हूँ, ये आएगा H1 du1 E1 प्लस H2 du2 E2 प्लस H3 du3 E3, ठीक होगा। दो वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी इसी तरह लिखना है, यही वेक्टर है, ठीक है, वही होगा H1 du1 E1 प्लस H2 du2 E2, ये बताएं। अब ये वैल्यू लिख रहा हूँ, प्लस क्या बन जाएगा H3 और साथ क्या बन जाएगा du3, ये डॉट करते हैं ना, जैसे वो जो IJ की तरह होती है ना प्रॉपर्टीज, जब ये जो कर्वीलिनियर का भी आपस में सेम उसी तरह से, या जब ये ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट है, सेम में डॉट क्या 1 के इक्वल होता है, डिफरेंट में डॉट 0 के इक्वल होता है। दादा डॉट सिर्फ सेम वाले होंगे, सेम में डॉट 1 के इक्वल होता है, डिफरेंट में डॉट 0 होता है, तो दादा डिफरेंट के साथ डॉट करने की जरूरत ही नहीं है। दादा E1 को E1 के साथ डॉट करके 1 आए, E2 को E2 के साथ डॉट करके 1 आए, जी बताएं। जी सर। मतलब वो सेम वालों को आपस में कर देंगे, डिफरेंट के साथ करेंगे नहीं, क्योंकि वो 0 आ जाएगा, वो 0 आइटम में देखेंगे नहीं, दादा फिर आंसर ये आ जाएगा ds का स्क्वायर, ds का स्क्वायर देखना H1 du1, मतलब वो H1 आपस में स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और E1 डॉट E1 1 की बॉडी का, इस तरह H2 का स्क्वायर du2 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा H3, ठीक, प्लस H3 का स्क्वायर du3 का स्क्वायर। दादा यहां से ये ds का स्क्वायर आया है, अगर ds फाइंड करना है तो इसका रूट हो जाए, होगा क्लियर, बात क्लियर होगी जी सर। बाकी फिर आर्क लेंथ फाइंड करने के लिए इसकी इंटीग्रेशन करें, वो यहाँ पे बताने की मतलब अब असल में फाइंड हमें आर्क लेंथ एलिमेंट करना है, ठीक है। लेकिन अब ये आर्क लेंथ, इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब कहीं बीच में भी आर्क हो सकती है, कहीं बीच में भी। जी सर। अगर आर्क लेंथ जो हमने फाइंड करनी वो किसी कर्व के ऊपर है, क्या है, किसी मतलब U1 के ऊपर है, U2 के ऊपर है, ये नहीं जो सी आर्क, उसके फिर अलग से इस तरह से नाम हो जाएंगे, देखना ऐसे DS1, यानी अब आगे 9 चले लेके ऐसे, वो तो इसका आंसर पता चल गया, अब आपने इधर यही लिखना है ऐसे, ठीक है। उसका बस DS1 ये आर्क लेंथ एलिमेंट होगा U1 कर्व के अलावा, ये जो एलिमेंट फाइंड किया ये कहीं भी बीच में भी हो सकता है, कहीं भी ऐसे स्पेस में। यस सर। और अभी जो ये फाइंड करें DS1,
इसका मतलब क्या होगा, u1 कर्व के ऊपर, आपको याद है ना, जैसे x एक्सिस के ऊपर y भी 0 होता है, z भी 0 होता है, जी सर। इस तरह y एक्सिस के ऊपर z भी 0 होता है, x भी 0 होता है। लिहाजा जी सर। इसके ऊपर जो सा, जो चले 0 को छोड़ें, ठीक है, मतलब वो एक किस्म का, यहाँ पे देखना वो 0, इसमें जो 0 0 होते हैं ना, इसमें एक किस्म का C1 C2 C3, चलो 0 जी का, सर। लिहाजा u1 के अलांग जो है ना, u1 चेंज होगा लेकिन बाकी कांस्टेंट रहेंगे, जी सर। वो नहीं बदलेंगे, मतलब 0 तो खैर नहीं होगा लेकिन वो फिक्स होंगे जितने हैं, वो C2 C3। इस तरह u2 कर्व के नाम वो बदल रहा होगा, यानी ऐसे चेंज हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, ठीक है, इंक्रीज हो रहा होगा, लेकिन बाकी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। अगर जी किसी सर। स्पेस में होगा तो फिर वो तीनों चेंज हो रहे होंगे, लेकिन किसी एक कर्व के अलांग जा रहे होंगे तो वो बाकी दोनों कांस्टेंट होंगे। लिहाजा ये जो ds1 होगा ना, ये जो ds1 होगा, लिहाजा इसमें यूं कह सकते हैं, इसमें जो सा है r की u2 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन 0 होगी, r की u3 की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेशन 0 होगी, लिहाजा इसमें ये वाले होंगे ही नहीं, मतलब वो डिफरेंशियल ऑफ u2 0 होगा, डिफरेंशियल ऑफ u3 भी 0 होगा, सिर्फ ये होगा। लिहाजा इधर हमारा ये आंसर होगा s, h1 का स्क्वायर, ये क्या जी, du1 का स्क्वायर, ठीक है, बाकी इसमें फिर खुद ही रूट लेके ये खुद ही खत्म हो जाएगा, नहीं क्लियर, नहीं बात, क्योंकि उसमें तो रूट लेना डाला, इसमें ऑटोमेटिकली रूट निकल आएगा, नहीं बात समझी सर नहीं क्लियर हुआ ये पॉइंट। है ना, उसमें तो प्लस प्लस है ना बीच में, इस वजह से रूट तो में लिखा रहेगा, इसमें सर यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे कोई बीच में प्लस तो है ही नहीं, वो आगे वाले खुद ही 0 हो गए। वो 0 क्यों हुए कि du2 नहीं होगा, du3 नहीं होगा, क्योंकि उसमें u2 कांस्टेंट होगा, u3 भी कांस्टेंट होगा, उनका डिफरेंशियल 0। फिर हम लोग सर ये लिखेंगे along u1। हाँ लिखेंगे, ये जो है ये क्या, along u, हाँ ये लिखेंगे, ये क्या है, along u1 का। यस सर। फिर इसका फाइनल आंसर को, इसका रूट भी आसानी से फाइंड हो जाएगा, ये बताएं, जी सर। क्लियर हो जी गए। सर क्लियर। इस तरह h, ये इसी तरह along u2 वाला भी आ जाएगा, h2 u2 डिफरेंशियल ऑफ u2, सिमिलरली आप कर सकते हैं, हो गया ना, वो सिमिलरली मैं इधर लिख देता हूँ, ये बताएं, होगा ना क्लियर। यस सर। सिमिलरली यानी u2 वाला u3 वाला, सिमिलरली जी, सिमिलरली कौन से, ds2 वो बन जाएगा h2 du2, ये क्या है, along u2 कर्व, ठीक है। इस तरह ds3 वो बन जाएगा, मतलब ये आर्क लेंथ एलिमेंट, ये आंसर है along u। अब एरिया की जब बात करेंगे ना, वो बेसिकली सरफेस का एरिया होगा, ऐसे वो इसका एरिया होगा ऐसे, u1 के सामने, अब ये इसको खत्म कर देना, u1 के सामने एरिया A1 कहलाएगा, मतलब उसके एरिया की जब बात करेंगे इसकी, जी सर। सिंपल। यस सर क्लियर है। u1 तो कर्व ये है ना, लेकिन उसके सामने सरफेस ये है, लेकिन वो प्लेन सरफेस नहीं, यूं करके हो सकती है, ऐसे बीच में ऐसे करके हो सकती है, यस सर। लिहाजा वो आपको सी, वो उसको अरेंज कर देना, क्योंकि सारा इतना काम को पता नहीं चला, बीच में इसको भी अरेंज कर देते हैं, ठीक है। अब इधर इसका ज्यादा एरिया, ये किस्म की, एक किस्म वो बन रहा है ना, बॉक्स किस्म का मान रहा है, बॉक्स जी पैरेललोग्राम, सर। पैरेललोग्राम का एरिया आपको याद नहीं, वेक्टर्स में आपने किया हुआ है, मतलब इंटर में भी ऐसे में किया, ऐसे ऐसे, अगर रेक्टेंगल होती तो ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर क्रॉस ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड हाफ, अगर वो पैरेललोग्राम है तो फिर हाफ नहीं करते। यस सर। अब हमें देखें, इस वेक्टर का हमें पता है, इस वेक्टर का पता है, तो इसका एरिया इस तरह, इस तरह इसके सामने वाला जो एरिया होगा, अब ये सारा रेस कर देते हैं, इसके सामने एरिया 3 होगा, इसके सामने ये क्या बनेगा, एरिया 3, और इसके सामने वाला एरिया 2। अब पहले एक एरिया 1 की बात कर लेते हैं, यानी एरिया ऑफ सरफेस u1, ठीक है, एरिया ऑफ, यानी वो सरफेस होगी, वो कर्व नहीं होगी, सरफेस u1। लैपटॉप गिरने लगा था, इसकी थोड़ी सेटिंग रहती है, ये तारे जी, ये देखें, ये देखें एरिया सरफेस, ठीक हो गया u1, ये देखें। अब इसका एरिया को हम लिखेंगे a1, इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसके जोन से वो दो वेक्टर हैं, वो कौन सा है देखें,
वो उसके साथ कौन सा है, u2 वाला वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, u3 वाला वेक्टर, यानी u1 के सामने वो बाकी दोनों वेक्टर्स नजर आ रहे हैं, देखना वो क्या जी, वो वेक्टर कौन सा है, कौन सा है जी, वेक्टर बेसिकली वेक्टर u बनेगा ना, ठीक है ना, वेक्टर बेसिकली वो तो यूनिट वेक्टर है ना, ये यूनिट वेक्टर है, ये तो यूनिट यस वेक्टर, सर। वो तो छोटा सा टुकड़ा, लेकिन ये पूरा जो वेक्टर बन जाएगा ना, वो बन जाएगा h1, ठीक है, h1e2, सॉरी h2e2, नहीं बस, जी सर। और ये जो वेक्टर, ये तो यूनिट वेक्टर है ना, यानी उसका छोटा सा टुकड़ा e3, दादा इस ये जो पूरा वेक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा h3e3, क्लियर। जी सर। तो ये तो देखो ना, सिंबल उसके साथ वो h मल्टीप्लाई होगा, जैसे वहां पे भी तो किया, तो यहाँ पे भी हमने ये करना है, इधर ये देख, ये बन जाएगा एरिया 1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, h2e2, ठीक है, क्रॉस h3, मतलब ये पूरा वेक्टर है बेसिकली, ये यूनिट वेक्टर, ये पूरा वेक्टर है, मतलब ये वाली लाइन का और ये वाली लाइन का, यानी दोनों ऐसे करके जो उन दोनों को क्रॉस करेंगे, तो उन दोनों के क्रॉस का जो मैग्नीट्यूड करेंगे वो एरिया बन जाएगा, जैसे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल में करते हैं मैग्नीट्यूड करके, हाफ, इसमें हाफ नहीं करेंगे कि पूरा बॉक्स है, ये जो स्केलर वैल्यू है ये साइड पे आ जाएगा h2 h3, और ये वेक्टरों का क्रॉस बेसिकली होगा h2 क्रॉस h3, ये मैं पता है कि किसकी इक्वल बन जाएगा, e1 के इक्वल बन जाएगा, किसकी इक्वल बन जाएगा, ये आएगा h2 h3, ये e1 के इक्वल, ठीक है, ये e1, तो कि ये जो यूनिट वेक्टर होते हैं इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, बताएं, ये बताएं, जी सर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जैसे ये आई वगैरह का मैग्नीट्यूड नहीं, भूल भूल गए आप, बताएं, करते हैं। जी जी बताएं, जी सर क्लियर है। बस ये आंसर आ गया, ये क्या आ गया, h2 नजर आ रहा है नहीं आ रहा, ये ठीक हो गई बात, बाकी मैं इधर वाला पुराना रेज करता हूँ, और ये कुछ आगे, जैसे एरिया 1 बाकी सिमिलरली लिख देते हैं, एक का निकाल लिया ना एरिया 1, एरिया 1 में आंसर आया h2 h3, इसी तरह बाकियों का आ जाएगा, मेरे वो डिफरेंट वाले आएंगे सिमिलरली, सिमिलरली एरिया 2 मतलब u2 के सामने वाला उसी तरह क्रॉस वगैरह करके उसका आंसर आएगा h1 h3, एंड एरिया 3 आंसर आएगा h1 h2, क्लियर होगी बात नहीं, जी सर। डिफरेंट वाले आएंगे ना उधर, जैसे डिफरेंट में आंसर, अब वॉल्यूम करना है, वॉल्यूम तो वो पूरे रूम का वॉल्यूम होगा, बस वॉल्यूम पूरे रूम का, नाउ वॉल्यूम एलिमेंट, बेसिकली अब एलिमेंट ये फाइंड हो रहा है किस्म का, ये ठीक, ये क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के लिए क्या है देखें, वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ वेक्टर विड्थ वेक्टर मल्टीप्लाई हाइट वेक्टर, मतलब ये वेक्टर के मतलब वो वेक्टर वाली ब्रांच में, ठीक है, वेक्टर वाले चैप्टर, उसको अगर वी लिखते हैं, ठीक, तो बस वो वी पूरा लिख देते हैं, वो आएगा कौन सा, E1H1, वो बेसिकली जो वॉल्यूम होता है ना, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तीन वेक्टरों का, मतलब लेंथ वाला वेक्टर, विड्थ वाला वेक्टर और हाइट वाला वेक्टर, उनका ये वाला वेक्टर, और यहाँ पे आएगा दूसरा E2, मतलब बेशक वो आगे लिख दें ऐसे ऐसे H1E1 ऐसे डॉट H2E2, ठीक, क्रॉस H3E3, असल में जो क्रॉस डॉट होता है ना वो वेक्टर्स में होता है, सिंपल वैल्यू जो है वो साइड पे आ जाती है, फिर इसका डॉट क्रॉस करके मैग्नीट्यूड भी लेना होता है, मतलब ये इसका फार्मूला होता है बेसिकली, ये सिंपल वैल्यू वैसी बार आ जाएंगी, ये जो वेक्टर जो डॉट क्रॉस होगा ये वेक्टर्स में होगा, वेक्टर्स के अलावा जो उनसी बाकी वैल्यू वैसी बार आ जाएंगी, और ये जो होता है ना, जो जैसे होता है ना आई डॉट जे क्रॉस के 1 होता है, तो ये भी 1 की इक्वल होता है, ये 1 की इक्वल, तो ये आंसर आ गया, ठीक, यस सर। ये जल्दी मैं अब आपको स्क्रीनशॉट पिक्चर बना, ये क्लियर हो गया जी, बताएं ब्रिया ब्रिया बताएं, ब्रिया कहाँ गई, सो गई, जी सर क्लियर है। नहीं खाना खाने चले, ये बताएं ऑनलाइन क्लास में ये तो वैसे बड़ा फायदा फायदा होता है, चलो सर मैं कहीं भी नहीं, क्या करें, सर मैं कहीं भी नहीं गई, इधर ही बैठी हूँ। मैं उधर बैठ के जो खाना खा रही है खा सकते हैं ना, चलें, तो चलो मैं आपको इस पिक्चर बना के सेंड करता हूँ इस पे, नहीं सर मैंने, नहीं अच्छी बात है, खाने के लिए तो दुनिया पे हम आए हैं, चलो, नहीं तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं मतलब ये कोई ऐसा नहीं कर रहा हूँ मजाक, डेफिनेटली खाना तो बड़ा नेसेसरी है, चलें,
ये मैं आप इसको ये स्क्रीन देता हूँ पिक्चर में आपसे। ये अब जैसे मैं कोशिश करता हूँ अगर फुल दूर से हो ना तो मैं टुकड़े टुकड़े के भी करके कर देता हूँ। जैसे फुल दूर से मैंने अगर हो सकता है कि वो डिम हो। जी सर 2 बार एक बोर्ड की बना लिया करें। हाँ जैसे एक बोर्ड की मैंने दूर से चलो बनाई है ना, वो पूरी तो आई है लेकिन हो सकता है कि वो दूर से थोड़ा सा वो आपको ना पड़ा जा रहा, फिर मैं वो करीब करके ना मैं 2 टुकड़ों में कर दूंगा ऐसे। जी सर। इधर से आधी और इधर से फिर आधी। जी सर दूर से नहीं पढ़ा जाता सर, 2 बार सेंड कर दिया करें एक उसकी। चलो ऐसे करते हैं। चलो ऐसे पूरी से लगा वो एक थोड़ा सा ना ज्यादा, वो भी कोशिश किया करें उस तरह पता चलता है, लेकिन फिर टुकड़े करके भी कर देते हैं। अच्छा आज हमने अगर 6:30 बजे शुरू किया तो 8:30 बजे तक 3 लेक्चर्स कर ही लिए, लेकिन बीच में हमारा आधा पौना घंटा मतलब बीच में हुआ थोड़ा सा लैपटॉप की वजह से। फिर अजान का तो चलें अल्लाह माफ़ करे हम उसमें नहीं, वैसे हमें वो उसके लिए कम से कम 10-15 मिनट, लेकिन वो अजाना का कोई हो ना सही जैसे आपकी तरफ कोई हो मस्जिद है और हमारी हमारी तरफ तो फिर तो चले हम 10-15 मिनट बीच में फिर इस तरह मतलब होना चाहिए, लेकिन इधर सही बात है घंटा घंटा अजानें होती रहती हैं। चलें करूँ ठीक है जी, पर अभी नहीं है उस टोपोलॉजी के लिए हिम्मत। फिर इंशाल्लाह जैसे 3 तो हमारे रूटीन में हो सकते हैं, एक वो रिलैक्स पोजीशन में मतलब कोई इतनी थकावट के बगैर हो सकते हैं, ऐसा है ना। कल इंशाल्लाह बाकी तीनों करते हैं, वो अगर यस कम सर। टाइम में होगा तो फिर साथ कोई चौथा भी कर लेंगे अलजबरा ऐसे इधर से। ठीक ठीक है, हो गया ना क्लियर। यस सर। मतलब कल हम करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के साथ कौन सा डिफरेंशियल और साथ टोपोलॉजी, लेकिन टोपोलॉजी का पहले करेंगे कल। ठीक है ओके। यस सर।